रीजनल डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, रीजनल जो है ये पॉलिटिक्स इसमें इंटरफेयर कर सकती है। इब्ने हसन साहब, ये फरमाइएगा, जैसे अजरबैजान को अगर हम देखते हैं तो एक तरफ रशिया है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, ईरान है, कैस्पियन सी है। दिफाई और जोग्राफियाई लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है अजरबैजान। जी बिल्कुल, इस उन्वान से बहुत अहमियत है इसकी। और प्रोफेसर नौशीन वसी साहब ने एक पॉइंट इसमें वो पुट आउट किया, तो मैं उसमें ऐड कर दूं। देखिए, ईरान की पोजीशन जो है, उन्होंने कहा कि ईरान उसमें आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है और टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया भी। दुरुस्त है, रशिया की बात अभी तक जो खुल के कंट्री जिसने दुनिया में अभी इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री की साइड ली है या किसी के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया है और उसके साथ खड़ा होने का बाकायदा ऐलान किया है, वो सिर्फ टर्की है। बाकी तमाम कंट्रीज़ जो हैं, चाहे वो मिन्स्क ग्रुप के जो तीनों को वो चेयर करते हैं, को चेयरमैन हैं, मसलन अमेरिका, फ्रांस या रशिया, या उसके अलावा जो रीजनल पावर्स हैं, या उसके अलावा जो यूरोपियन सिक्योरिटी और कोऑपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब इदारों ने, इवन कल रात सलामती कौंसिल ने, इन सब इदारों ने और रीजनल पावर्स ने इस वक्त तक इस इशू पे जो है वो डायलॉग्स को और पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए इस मैटर को, यानी आप कह सकते हैं कि अभी उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। ईरान के इस पे दो रोल हैं। एक है कि जो 4 साल की जंग आज़ादी रही है ना, इसमें कराबाग और नगोर्नो के एरिया में, इस 4 साल की जंग आज़ादी में उस वक्त ईरान जो है वो अजरबैजान के साथ था। अच्छा। न सिर्फ ये कि अजरबैजान के साथ खड़ा था, बल्कि उन्होंने अपने जो हैं वो फौजी एडवाइज़र भी वहाँ भेजे थे, और ईरानियन फौजी एडवाइज़र्स को बाकायदा जो है वो उस वक्त के अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट थे हैदर अलीयोफ, उसकी तरफ से जो है वो अवार्ड्स भी दिए गए। सो इस पे जो स्टांस है वो रीजनल पावर्स का बड़ा वाज़िया था। लेकिन जब बिश्केक प्रोटोकॉल के तहत उस वक्त की जंग आज़ादी या जो इनकी टेंशन हो कन्फ्लिक्ट चल रहे थे अजरबैजान और आर्मेनिया के, जब वो बिश्केक प्रोटोकॉल के ज़रिए एक दफ़ा सारी चीज़ें सीज़ फायर हो गया और कुछ चीज़ों पे तय हो गया कि जो ये मिन्स्क ग्रुप है ये इस पे वर्कआउट करेगा और इसकी वर्किंग के मुताबिक जो भी डिसीजन आएगा सब लोग उसको कबूल करेंगे, तो उसके बाद पहली दफ़ा सीज़ फायर को तोड़ा गया। वो जैसे प्रोफेसर साहिबा ने फरमाया, वो 2016 में 2016 में फिर एक जो है वो 13-14 रोज़ा जंग हुई इन दोनों के माबैन। जी, 14 रोज़ा एक जंग हुई थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। सो इसमें रीजनल पावर्स के रोल को आप 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देख सकते हैं। एक ये है कि जो मसलन 90s के अवाइल में जो जंग हुई थी कराबाग की आज़ादी के लिए, अजरबैजान ने जिसको कराबाग की आज़ादी की जंग का नाम दिया था, एक उस वक्त का रोल है रीजनल पावर्स का, और एक उसके बाद के सारे जितने जो 2 या 3 अशरे गुजरे हैं उसका। अच्छा, आपने जो सवाल किया उस उन्वान से एक पॉइंट जो है वो मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करूँ। देखिए, ये ईरान के लिए और ख़ुसूसन जो है जो ख़ित्ते के दीगर इलाके हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इस जंग का या इस कन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकलता है। देखिए, कल भी सफ़ीर से हमारी बात हो रही थी, अजरबैजान के जो तेहरान में सफ़ीर तैनात हैं, वो कह रहे थे कि हम इस इशू पे और इससे पहले भी खुल के इसराइल से मदद ले रहे हैं और लेते भी रहेंगे। कुछ मीडिया के ज़राए ने यह भी कहा है कि इसराइल ने बाकायदा इस जंग में जो है, इससे पहले भी अजरबैजान के साथ उसकी अच्छी कोऑपरेशन थी, मिलिट्री कोऑपरेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और बाकी चीज़ें थी। कल उन्होंने बाकायदा कुछ जो है वो वेपन्स और इस तरह की और ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी जो वार में यूज़ होती है उसकी उन्वान से भी हेल्प की है। सो इस उन्वान से ईरान के लिए एक थ्रेट क्रिएट हो गया है। देखिए, ईरान और इसराइल जो हैं वो एक महाज पे नहीं, चंद महाज पे बैक वक्त लड़ रहे हैं। तो इस उन्वान से फिर उनके लिए कि उनका दुश्मन उनके बॉर्डर पे उनके साथ आकर बैठ जाए और इससे पहले उनके न्यूक्लियर जो एटमी एनर्जी के जो उनके एसेट्स हैं उन पे अजरबैजान की डिफरेंट बेसिस से ड्रोन्स ने उड़ के अटैक भी किए। सो ये इस कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकलेगा, और अगर ये फर्दर जंग चली जैसे आप कह रहे हैं, तो ये इस रीजन की जो सिक्योरिटी है और जो उसका पीस है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा।